अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का मॉडल क्वेश्चन पेपर का वन पहला सेट जो मॉडल क्वेश्चन पेपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का बना है उसका सेकंड लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में एक मिस्टेक हुआ था। मिस्टेक सिलेबस को लेके हुआ है कि हमने बता दिया था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया चूंकि पिछले साल का सिलेबस था तो उसमें 75 नंबर का एग्जाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नए सिलेबस के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का मार्क्स जो होगा वो 50 होगा। तो जो आपका एग्ज़ाम का ये पैटर्न दिख रहा है ना, ये चेंज हो जाएगा। ये पैटर्न नहीं रहेगा, इसमें चेंज है। तो ये इसका वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं जब सिलेबस समझा रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए। इसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का 2 क्रेडिट होगा। 2 क्रेडिट का मतलब ये 75 नंबर का हो ही नहीं सकता। 3 क्रेडिट में 75 नंबर होगा। 2 क्रेडिट होगा तो क्या बताए थे, 1 क्रेडिट का कितना नंबर बताए थे, 25 नंबर। तो 2 क्रेडिट इसका मतलब ये 50 नंबर का इसका होगा और 50 नंबर हेल्थ एंड वेलनेस का होगा। तो 50 50 100 नंबर का दोनों मिला के होगा। तो 2 क्रेडिट है, 2 घंटे का एग्जाम है जिसमें पास होने के लिए आपको 20 नंबर लाना है। 50 में कितना नंबर लाना है, 20 नंबर। लेकिन इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। तो हम एग्जाम के पैटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम समझाते हैं आपको। 5 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट में बोल रहा है कि ग्रुप ए में जो है वो एक 5 क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप ए जो हम लोग अभी 3 क्वेश्चन देख रहे थे ना, 2 ग्रुप है। तो ग्रुप ए जो होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ABCD करके 5 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन MCQ नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और जब ग्रुप बी की बात करते हैं, बस यही रहेगा ग्रुप ए में। ग्रुप बी में टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 5, जिसमें से आंसर करना होगा आपको 3 क्वेश्चन का। आंसर कितने का करना होगा, 3। एक क्वेश्चन कितने का, 15 नंबर का। इसका मतलब 45 नंबर ये और 5 नंबर ये। तो 45 और 5 कितना हो जाता है, 50। ये है पूरा का पूरा पैटर्न। ये हेल्थ एंड वेलनेस में भी यही पैटर्न रहेगा और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का भी यही पैटर्न रहेगा। बाकी के लिए अलग होगा, याद रखिएगा। एग्जाम पैटर्न सबके लिए अलग अलग है। तो हेल्थ एंड वेलनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का इसका मतलब है कि आपके लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन कट गया और यहाँ पे कितना क्वेश्चन कट गया, 7 देता था ना, तो 2 क्वेश्चन यहाँ कटा, 2 क्वेश्चन यहाँ कटा, दोनों में आपका 2 2 क्वेश्चन हट गया है। जो पहले के पैटर्न को हम बताए हुए थे उसमें ये नया पैटर्न है। इसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। कहीं कोई दिक्कत है तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं। अभी जो मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं इसमें बहुत सारा क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन अगला जो मॉडल पेपर पढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है, क्योंकि पिछले साल का बना हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग हम बता दिए। पिछले साल 75 नंबर का एग्जाम होता था, 100 नंबर का होता था। ये 100 नंबर का है। उसमें 25 नंबर का इंटरनल होता था और बाकी एक्सटर्नल होता था। बात समझ गए। तो ये अभी 50 नंबर का हो गया, तो हम लोगों को 75 नंबर नहीं ध्यान देना। अभी कितने का हो गया है, 50 नंबर का हो गया और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना है। कहीं कोई तकलीफ। तो चलिए, जो हम लोगों से मिस्टेक हुआ था समझाने में वो टिक कर लिया। अब हम लोग ग्रुप बी में चलते हैं। इसमें आपको आपके पास 7 क्वेश्चन दिया है जिसमें से कितना आंसर करना है, 4 का। बस वैसे फाइनली एग्जाम में आपके पास कितना दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा। कितने का आंसर करना रहेगा, 3 का। कहीं कोई दिक्कत है।
सबसे पहले बिरसा मुंडा के बारे में पूछ रहा है, तो बिरसा मुंडा का तो पूरा जीवनी हम आपको बता चुके थे, और हमको नहीं लगता कि दोबारा पढ़ने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराने की जरूरत है, क्योंकि ये सब पूरा बता दिया गया था। बताइए बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 में। कहाँ हुआ था? झारखंड के खूंटी जिले में उलीहातू गांव में, है ना। ये तो बहुत फेमस है। और इनके माता का नाम, पिता का नाम दिया हुआ है। ये निषाद परिवार से थे, और सालगा गांव में इनकी प्रारंभिक जो है पढ़ाई हुई है। उसके बाद चाईबासा चले गए, और गॉसनर एंजुअल लूथर विद्यालय से इन्होंने और आगे की पढ़ाई की, और हमेशा समाज के काम में लगे रहे। ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशा पर हमेशा सोचते रहते थे। उन्होंने मुंडा और मुंडा संप्रदाय के लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया। 1894 में मानसून के छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर असफल होने के कारण भयंकर अकाल हो गया। छोटा नागपुर पठार में भयंकर अकाल उस समय पड़ा था 1894 में, और महामारी फैल गई थी। उसमें अपने समाज के लोगों को बहुत मदद किए, खाना पे से लेके सब कुछ में मदद किए। इनका बोलता है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व। तो चूंकि नौजवान नेता थे ही, तो 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर इन्होंने अंग्रेजों से लगान, कर माफ़ी, दो तीन चीज़ पर ये बहुत ज़्यादा फोकस किए। पहला कि जंगल ज़मीन हमको बचाना है। दूसरा, लगान नहीं देंगे, लगान नहीं देंगे जब तक हमको सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, हम लगान नहीं देंगे। या हमको कोई अगर प्रताड़ित करेगा, उसमें क्या था ना, लगान वसूलने के लिए अंग्रेज क्या किया कि राजाओं को नियुक्त कर दिया, लोकल राजा को। लोकल राजा क्या करने लगा, इनको लोगों की ज़मीनों को छीनने लगा। जमीन छीन लेता था, है ना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था, गलत तरीके का मिसबिहेव करता था। उसके कारण ये लोग एकजुट होता चला गया कि अगर हम लोग आज नहीं लड़ेंगे तो फिर जीवन भर नहीं लड़ पाएंगे। और इसके कारण ये, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि 1895 में जब युद्ध उधर लगान के लिए जब आंदोलन किए, तो 1895 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और हजारीबाग के केंद्रीय कारागार में 2 साल की सजा हुई थी। लेकिन बिरसा और उनके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी, जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पा लिया था। उन्हें इस इलाके में लोग धरती आबा के नाम से पुकारा करते थे। कहीं कोई दिक्कत है? विद्रोह में भागीदारी कब हुआ, तो देख लीजिए जितना यहाँ पे कौन कौन सी नदी, कौन कौन से। देखिए बिरसा मुंडा जो है खास करके तब फेमस हुए जब 1897 में उनके 400 सिपाही के साथ तीर कमान के साथ लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल दिए। जो खूंटी में थाना है उसी थाने पर धावा बोल दिया, तो एकदम तीर कमान के साथ, और खदेड़ दिए अंग्रेजों को। लेकिन बाद में फिर अंग्रेज लोगों के पास चूंकि बंदूक हुआ करता था, वहाँ फंस जाता था ये लोग का तीर तो एक लिमिट जगह तक ना जाएगा, ज़्यादा दूर तक तीर जाएगा नहीं। 1898 में तंगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़त अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में अंग्रेजी सेना जब अपना लेस एकदम वेपन के साथ आया, तो फिर आदिवासी नेताओं की बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। उसमें बिरसा मुंडा भी थे। तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़ी तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तिलका मांझी खतरनाक विद्रोही था। ये संथाल परगना का व्यक्ति था और संथाली था, और बहुत खतरनाक विद्रोही था। तिलका का मतलब क्या होता है? तिलका मतलब होता है गुस्सैल आंख वाला। संथाल भाषा में तिलका का मतलब होता है गुस्सैल आंख वाला, ऐसा व्यक्ति जिसका आंख एकदम लाल है गुस्सा से, इसलिए इसका नाम तिलका था। वैसे इसका नाम था जबरा पहाड़िया। इसका नाम क्या था? जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया क्यों? क्योंकि पहाड़िया एक संप्रदाय है, समुदाय है, जाति है, जिसमें ये जन्म लिया था, इसलिए इसको जबरा पहाड़िया बोलते थे। कोई दिक्कत है? आज भी व्यक्ति कोई अपने परिवार के बच्चों का नाम तिलका नहीं रखता है। तो बोल रहा है वही चीज़ यहाँ पे है। और ये अलग तरीके से, ये अलग तरीके से विद्रोह किया, जबरदस्ती। पूरा कहानी लिखा हुआ है। अच्छा, तिलका जो मांझी या जबरा पहाड़िया के बारे में किसने लिखा? कोई तो लिखा होगा ना उस समय के विद्रोह को। तो लिखा है कि देखिए बंगाल में, बंगाल डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर में संथाल परगना के बारे में लिखा हुआ है, और उसके बारे में वहाँ कोई ना कोई अंग्रेज अधिकारी होगा जो अपने लेख में लिख दिया कि ऐसे ऐसे खतरनाक आदिवासी लोग हैं। तो वो सब कुछ लिखा वही यहाँ लिखा है कि कहाँ कौन पेज नंबर में, देखिए पृष्ठ संख्या 97 में लिखा हुआ है। कोई जो उस समय का अधिकारी रहा होगा वो लिखा होगा, उसी के आधार पर ये पता चल रहा है। क्योंकि जबरा पहाड़िया का देखिए यहाँ, पूर्वजों के नाम पर बच्चों के नाम रखने की परंपरा अन्य आदिवासी समुदाय की तरह संथालों में भी है, लेकिन संथालों में पूर्व में भी और आज में भी किसी व्यक्ति का नाम तिलका नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं रखता है कोई। क्यों? अच्छा, इसका नहीं रखने मतलब ये नहीं कि छुआछूत है, इसको लोग सम्मान करता है। देखिए अंग्रेजों ने जबरा पहाड़िया को खूंखार, डाकू और गुस्सैल यानी तिलका मांझी समुदाय प्रमुख कहा था। संथालों में भी मांझी होते हैं, और बड़ी आबादी में 1855 के हुल के कारण वे, जिसको हुल विद्रोह बोलते हैं, वे ज़्यादा जाने गए। इसलिए तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया के संथाल आदिवासी होने का
भ्रम फैला। बहुत लोग ये मानता है ना, इनका कन्फर्म ही नहीं कि जबरा पहाड़िया संप्रदाय से है या फिर ये मांझी संप्रदाय से है, पता ही नहीं चलता है। कोई बोलता है तिलका मांझी मांझी संप्रदाय से, कोई बोलता है पहाड़िया संप्रदाय से, तभी भी डाउट है, कोई क्लियर नहीं कर पाए। इसी के लिए वो दिया था कि अंग्रेज लोग जो लिखा था ना उसके आधार पर तय किया जाने लगा था, लेकिन सब में अभी भी डाउट है। देखिए यहाँ क्या बोला, दरअसल जबरा प्रत्यक्षता भागलपुर के तत्कालीन जिला कलेक्टर क्वीनलैंड द्वारा गठित पहाड़िया हिल रेंजर्स के सेना नायक के रूप में अंग्रेजी शासन के वफादार बनने का दिखावा करते थे। ये जाके सेना नायक बन गया वहाँ पे, ठीक है, रेंजर, कि हम भैया अंग्रेज के साथ हैं, हम अंग्रेज के साथ काम करने के। और अपना नाम बदलकर तिलका मांझी के रूप में अपने सैकड़ों लड़ाकों के साथ गुरिल्ला तरीके से अंग्रेजों के साथ और सामंतवादों के साथ महाजनों के साथ युद्ध करते थे। मतलब दिन में अंग्रेज के घर में काम करो और रात में उसी के आदमी को मारते जाओ। समझ में आया? जब आप काम कर रहे हो तो सब कुछ पता है ना आपको, तो गुरिल्ला युद्ध उसको बोलते हैं, छिप छिप के मारना। जिसके घर काम कर रहे हैं, हमको मालूम है कि कहाँ कौन जा रहा है, हमको मालूम है अधिकारी किधर जा रहा है, तो उसको मार देता था रात में। तो यही काम करता था, लेकिन बाद में पकड़ा गया। वैसे पहाड़िया भाषा में तिलका का अर्थ होता है गुस्सैल और लाल लाल आंखों वाला व्यक्ति, ठीक है। चूंकि वह ग्राम प्रधान था, गांवों का मेन था, और पहाड़िया समुदाय में ग्राम प्रधान को मांझी कह के बुलाया जाता है, इसलिए लोग बोलता है कि तिलका मांझी जो है वो पहाड़िया संप्रदाय से। हर कोई बोलता है मांझी मतलब हम मांझी संप्रदाय से, लेकिन मांझी इसलिए इसको बोला जाता था क्योंकि गाँव में जो प्रधान होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मांझी के नाम से पुकारने की प्रथा है। कोई दिक्कत है? और इसका मौत भी बहुत भयानक हुआ था, रगड़ते चला गया था पूरा। मतलब है कि संथाल परगना से लेके भागलपुर तक रगड़ते चल गया था, तभी नहीं मरा था। जीप में बांध के रगड़ दिया था, पूरा शरीर रहू लुहान है, टांग दिया भागलपुर में, तब बहुत कष्ट से मरा है। तो मतलब बहुत खतरनाक तरीके का था। अब अगला लिखा है, विश्व के नक्शे में भारत के को चित्रित करें और उनके पड़ोसी देशों के बारे में लिखें। विश्व के नक्शे में भारत कहाँ है और इसके पड़ोसी देश कौन है? तो इस नक्शे को देखिए और देखिए भारत दिख रहा होगा आपको, और उसके पड़ोसी देश के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पड़ोसी देश आपको पता चल रहे हैं कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, पता चल रहा है। अच्छा, पड़ोसी देश में दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर सब लिखना होगा कि उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, हाँ या नहीं? तो इस सारे के बारे में वहाँ जानकारी देनी होगी। तो देखिए उस नक्शे को, दिख रहा है आप लोग को भारत किधर दिख रहा है? भारत ये है, ये ना है? दिखा? ये भारत है। और उसके पड़ोसी देश दिख गया कि नहीं? कौन कौन पड़ोसी देश है बताओ? पहले इस बताओ, इस नक्शे में उत्तर किधर है? ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं और नीचे वाला क्या होता है, दक्षिण। और इधर क्या होता है, पूर्व। और इधर क्या होता है, पश्चिम। इसे समझ जाना, पश्चिम है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है? यानी इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब आपको, हमको नहीं लगता किसी को चौहदी यानी चारों तरफ के पड़ोसी देशों के बारे में बताने के लिए बात बोला जाए, तो भारत के अगर पूछा जाए वेस्ट में क्या है, भारत के पश्चिम में कौन कौन सा देश है, तो पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, ईरान है, ओमान, सब ये देखिए यहीं से। और यही रास्ते से, यानी ये दो तरीका है, एक ये रास्ता है और एक श्रीलंका का रास्ता है जिसके जरिए यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो श्रीलंका के रास्ते से अगर पहुँचेंगे तो मालदीव होते हुए इधर पहुँच जाएंगे सीधा, यामीन या ओमान करके घुस जाएंगे सऊदी अरबिया, या तो ईरान करके घुस जाएंगे। सबसे खतरनाक जगह है सीरिया, देखो यहाँ पे, आतंकवादी गतिविधि के लिए सबसे खतरनाक। ये पूरा का पूरा मुस्लिम कंट्री जो यहाँ दिख रहा है आपको, लगभग मुस्लिम कंट्री है सब। यहाँ भी ये कहाँ के, मालदीव, ये देखो प्योर मुस्लिम है। और ये पूरा का पूरा आपके पास, अच्छा जब हम लोग अगर 1947 से पहले की बात करें तो ये हमारा ही एरिया हुआ करता था,
बहुत बड़े थे हम लोग, धीरे धीरे कटते चले गए और अलग अलग देश बन गया। इधर कजाकिस्तान है, इधर मंगोलिया आपका है, और यहाँ तो बहुत बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो कौन है? चाइना है, पीला पीला एकदम। यहाँ छोटा सा नेपाल है, छोटा सा भूटान है, बांग्लादेश इधर होगा, यहाँ पे बांग्लादेश नजर आएगा आपको। हाँ, ये ग्रीन वाला, हरा वाला, और ये पाकिस्तान है, ठीक है। कोई दिक्कत है? इसको हम लोग पश्चिमी पाकिस्तान बोला करते थे आज़ादी के बाद, इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला करते थे। लेकिन उस 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान को इंदिरा गांधी जो है सपोर्ट कर दी, और पूर्वी पाकिस्तान को इस पाकिस्तान से छीन ली, और छीन के इसको एक नया देश बना दी। तो 1971 में एक नया देश बना था, जो दुनिया में नया देश आया था, जिसका नाम था बांग्लादेश। क्योंकि यहाँ जो मुसलमान रहते हैं वो बांग्ला बोलने वाले मुसलमान रहते हैं, और यहाँ जो मुसलमान रहते हैं वो ये मुसलमान इनको अपना नहीं मानते थे, इनके ऊपर क्रश करते थे, परेशान करते थे। वो तो 1971 का अगर पढ़ेंगे कहानी कहीं भी, तब आपको समझ में आएगा कि 1971 में इनके साथ क्या होता था। तो ये जो बांग्ला बोलने वाले मुसलमान हैं, उनका अलग देश बन गया, जिनका नाम हो गया बांग्लादेश, और फिर पाकिस्तान अकेले रह गया, जो यहाँ पे आपके पास दिख रहा है। कोई दिक्कत है? यानी 1947 में हमसे एक एक देश पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, समझिए, दो देश अलग हुआ था। भारत को दोनों तरफ से काटा गया था, इधर से भी और इधर से, कि जहाँ हम लोग मुस्लिम बहुल इलाका है उसको अलग कर दिया जाए। तो ये पाकिस्तान इधर हो गया था, इधर हो गया था, इधर अभी बांग्लादेश हो गया, जो भारत का हमेशा सपोर्टर है, क्योंकि भारत ही उसको जन्म दिया है 1971 में। और इधर है पाकिस्तान। अब इधर नीचे बात करते हैं, तो एक मालदीव है नीचे, जिसके बारे में अभी बहुत विवाद सुन रहे होंगे, है नहीं? छोटा सा टापू आइलैंड है, जनसंख्या बहुत कम है। वही हम लोग अगर नीचे यहीं पे पांडुचेरी मिलेगा, देखिए यहाँ पे, सॉरी, लक्षद्वीप है यहाँ पे, एकदम छोटा सा है। ये सब देख रहे हैं, डॉट 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 जो देख रहे हैं ना, ये सब ब्लैक ब्लैक धब्बा जो देख रहे हैं, वो धब्बा नहीं है, ये आइलैंड है, ठीक है। वो लक्षद्वीप यहीं पे है। यहाँ आपका श्रीलंका दिख रहा है आपको। फिर इधर चले जाएं तो इधर खैर बहुत अलग हो जाएगा। अगर इस तरफ हम देखें तो इस तरफ हम लोग के सीधा चाइना है, चाइना के बाद इधर हम लोगों का कुछ देश है, जैसे थाईलैंड वगैरह, देखिए यहाँ पे। यहाँ ताइवान है, जिसको हमारा दोस्त है, ठीक है। और यहाँ जापान है। देखिए हम लोग इस चाइना को ना, चाइना के नाक में दम कर रखे हैं यही लोग के चक्कर में। ये लोग सिर्फ सरकार, हमारे देश की सरकार बहुत तेज है, बोलते हैं जिसके में नाक में दम करना है उसके पड़ोसी और दुश्मन से दोस्ती कर लो। तो चाइना का दुश्मन है ताइवान, चाइना का दुश्मन है इंडोनेशिया, इधर होगा वियतनाम, वियतनाम देखो, ये वियतनाम, वियतनाम है दुश्मन। इसका भी समुद्री विवाद है, इसका भी समुद्री विवाद है, सबका समुद्र को ये अपना मानता है, मेरा है, ठीक है। थोड़ा पावरफुल है ये लोग, छोटा छोटा देश है। जापान इधर है, उससे भी लड़ता, साउथ कोरिया से लड़ता रहता है। नॉर्थ कोरिया इसका सपोर्टर है, वो पागल आदमी किंग जोंग उन, सुना है ना, वो इसका सपोर्टर है। लेकिन ये सबसे लड़ता रहता है। मंगोलिया से भारत का अच्छा रिलेशन है, भारत के प्रधानमंत्री के, मंगोलिया से लड़ता रहता है। इधर कजाकिस्तान से भारत का अच्छा है, अफगानिस्तान से भी भारत का अच्छा संबंध है, वो भी इसको सपोर्ट कर। तो भारत क्या है ना, चारों तरफ से इसको लपेट के रखा है। अब जिस दिन ये युद्ध किया ना भारत के साथ, उस दिन ये लोग छोड़ेगा नहीं, ये लोग भी तो अटैक करेगा। एक देश कोई भी चार चार फ्रंट पे युद्ध नहीं लड़ सकता। अगर युद्ध करेगा तो क्या होगा, इसका जितना लगभग सैनिक है, लगभग सैनिक उसको इंडिया के बॉर्डर पर लगाना पड़ेगा। अब भारत के बॉर्डर पर लगाने का मतलब इधर कमजोर होगा, इधर कमजोर होगा तो क्या जापान को हल्के में ले रखे हैं, घुस के मारेगा, ताइवान घुस के मारेगा। अच्छा, ताइवान को डायरेक्ट अमेरिका का सपोर्ट है, अमेरिका घुस जाएगा, बोलो घुस तो कोई दिक्कत नहीं, काट लो ना इतना हिस्सा। क्यों? क्योंकि यही एक देश है चाइना, जो अमेरिका को सुपर पावर के पद से हटा सकता है। दो देश दुनिया में है जो अमेरिका को सुपर पावर बनने में दिक्कत करता है, नहीं तो अमेरिका हमेशा सुपर पावर बना रहेगा, क्योंकि दूसरा कोई देश उसमें नहीं है। एक देश है चाइना और दूसरा देश है रसिया, देखो इधर, ये दोनों अमेरिका का कट्टर दुश्मन है, कभी नहीं मिलेगा उससे। और ये दोनों बोलता है कि सुपर पावर अमेरिका नहीं रहेगा, सुपर पावर हम लोग रहेंगे। तो रूस अलग अपना दिखाता है और चाइना अलग दिखाता है, दोनों दोस्ती करता है। लेकिन भारत के मामले में रूस जो है भारत को सपोर्ट करता है, चीन को छोड़ देता है। क्योंकि जब हम लोग 1962 में चीन से युद्ध हार रहे थे, एकदम स्थिति खराब थी, चीन हमारा कितना हिस्सा ले लिया, अरुणाचल प्रदेश का पूरा काट लिया एरिया। देखिए ये एरिया बहुत अच्छा एरिया काटा है अरुणाचल प्रदेश में, वो खींच ले लिया था पूरा, अभी भी ले लिया है, अभी भी वो कब्जे में, मेरा अरुणाचल प्रदेश उसके कब्जे में चल गया है। तो उस समय ये हमको बचाया था, इधर से घुसाया पोत और लेके चाइना पर पहुंच गया। उसके बाद हम लोग बचे थे, नहीं तो रूस अगर उसमें मदद नहीं करता तो हम लोग को दिक्कत होता। बात समझ गए? और ये एशियान है, पूरा एशिया का दिखा रहा है आपके पास, ये एशिया वहाँ देश के देश है ना। कोई दिक्कत है? देखिए इंडोनेशिया इधर है, मलेशिया इधर है, फिलीपींस इधर है, ठीक है, वियतनाम यहाँ पे है, थाईलैंड है, ताइवान है, सब देश इधर पे दिख रहा है आपको। अब यहाँ भारत के पड़ोसी देशों के बारे में लिखी था, उसका राज्य और राजधानी लिखा हुआ है, तो पढ़ सकते हैं।
ये सब पूरा कहानी अपना आराम से पढ़ते रहिए, कौन कौन पड़ोसी देश है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, भारत की नदियों और मिट्टियों के बारे में, तो भारत नदी क्या है, नदी किसको बोलते हैं? तो अगर पानी की धारा लगातार बह रही कहीं पे, बिना रुके रुके लगातार कहीं बह रही है, वो भी अपने परिमार्जित मार्ग पर बह रही है, एक सिस्टम जो बना हुआ उसी सिस्टम से बहती जा रही है नदी की धारा, तो पानी की धारा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो बना हुआ है इसी लेक में बह रही हो, कोई ऐसा नहीं कि पता चला आज इधर बह रही कल दूसरे तरफ घूम गई, ऐसा नहीं है। तो उसी को हम लोग नदी बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रकृति द्वारा विकसित, यानी नेचर से डेवलप होता है। कोई नदी कोई टूल पंप से तो नहीं पानी छोड़ रहा है, वो प्रकृति से डेवलप हुआ, कहीं पहाड़ से निकल रहा है। लगातार परिमार्जित मार्ग पर बहने वाले पानी की अविरल धारा को क्या बोलते हैं? नदी। अच्छा, नदी को जन्म कौन देता है? दो, एक बरसात से जन्म होता है और या तो पहाड़ों से जन्म लेती है। नदी या तो बरसात से जन्म लेती है या तो क्या होता है, पहाड़ों से, झरने से। अच्छा, पहाड़ से क्या होता है? पहाड़ से ऐसा नहीं पानी झरना है, जो झरना है बस उसी से शुभारंभ हो गया। कहीं झरना है, कहीं पहाड़ है, जहाँ से पानी का किसी तरह का लेयर है, वो सोर्स निकल रहा है और धीरे धीरे या तो ग्लेशियर पिघलेगा, या तो पहाड़ों से पानी निकलेगा, या तो झरने से पानी निकल के एक नदी का रूप ले लेती है। कहीं कोई दिक्कत है? तो जितनी देश में नदियां हैं, सबका जो उद्गम स्थान है, जो स्टार्टिंग स्टेज है, वो या तो ग्लेशियर से बना है, या तो पहाड़ से निकला है, या तो वो झरने से बनी हुई नदियां हैं। कहीं कोई दिक्कत है? और इसका लास्ट कहाँ होगा बताइए? ये तो निकलेगा कहाँ कहाँ से? ग्लेशियर से निकल सकता है, पहाड़ से निकल सकता है, झरना, लेकिन लास्ट कहाँ करेगा? नदी। तो जब भी नदी लास्ट करेगा तो समुद्र में मिल जाएगा। कहाँ मिलता है? सागर में या समुद्र में मिल जाता है। कहीं कोई दिक्कत है? झील में बहुत कम नदियाँ समाती है, क्योंकि उतनी बड़ी नदी झील में समा नहीं सकती। तो सारी नदियाँ कहाँ मिल जाती है? सागर में मिल जाती है। अब देख लीजिए गंगा नदी का, अगर अभी नीचे दिखाएंगे, गंगा नदी का जो पूरा एरिया है ना, जितनी नदियाँ लास्ट में जाके गंगा में मिल जा रही, और फिर गंगा जाके कहाँ मिल जा रही है? गंगा सागर समुद्र में मिल जा रही, कलकत्ता के पास। आप लोग सुने होंगे सुंदरबन डेल्टा, वहीं पे मिलती है। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, सुने है ना? तो जहाँ पे गंगा नदी मिलती है समुद्र में, उस वहाँ एक डेल्टा क्रिएट करती है, और वो डेल्टा कहलाता है सुंदरबन डेल्टा, जहाँ से हम लोग नारियल पानी पीते हैं। वो सुंदरबन डेल्टा से ही इधर आता है, कलकत्ता से। तो ये सबसे बड़ा डेल्टा है पूरे। देखिए ये शायद सुंदरबन डेल्टा है नहीं, ये तो नदी का दिया हुआ है। देखिए सारी नदियों का यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ, बाकी नदी तो देख ही रहे, थोड़ा थोड़ा करके पानी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और बड़ा विकराल रूप ले लेती है नदियाँ, है ना? यहाँ देखिए कौन कौन सी नदी किस तरह बढ़ती है। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, बे ऑफ बंगाल इधर है, बंगाल की खाड़ी, अरबियन सागर यहाँ पे है। इधर इंडस, देखिए इंडस है, ठीक है। उसके बाद ये झेलम है, रावी है, चिनाब है, सतलज है, गंगा है, यमुना है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र है। देखिए ब्रह्मपुत्र चाइना से घुसती है भारत में, और ब्रह्मपुत्र हम लोगों के लिए खतरनाक हो जाती है जब चाइना से घुसती है। देखिए चाइना से घुसा उधर से ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ देखिए इधर कोई संगम नहीं है, इसका मतलब इधर से आ रही है एकदम, चाइना से आते आते यहाँ घुसती है, देखिए। और ये ब्रह्मपुत्र घुसते 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 यहाँ पहुँच जाती है, फिर सागर में मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में। अभी जो ये एरिया है ना पूरा, ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर टिका हुआ है। जिस दिन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी छोड़ दिया, चाइना क्या किया बदमाशी, यहाँ पे बड़े बड़े डैम्स बना दिए, बड़ा बड़ा डैम बनाया है, जिसमें हजारों लीटर, मतलब लाखों, हजारों नहीं, लाखों लीटर क्यूबिक पानी वहाँ रखा हुआ है स्टोर करके। अब बोलता है बरसात में छोड़ देंगे। बरसात में तो ऐसे भी तूफान में रहता है नदी, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे तूफान में रहती है बरसात में, इतना पानी बरसात में रहता है, उसमें अगर पानी छोड़ देगा, ये पूरा एरिया ऐसे बाढ़ से के चपेट में, हमेशा देखिएगा हर बरसात में बाढ़ आता है, सब डूबा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सब डूबा रहता है, एकदम भरा रहता है, ठीक है, सब जगह पानी भरा रहता है। अगर वो और पानी छोड़ देगा तो क्या होगा? बह जाएगा सब। इसको भी युद्ध बोलते हैं, मालूम है कि नहीं? चुपचाप पानी छोड़ देगा। अच्छा, दुनिया प्रेशर भी नहीं बना सकती, काहे छोड़ दिया जी? बोलता है मेरे यहाँ बांध टूटने का डर था, अगर हम नहीं छोड़ते तो सारा पानी एक बार निकल जाता तो बर्बाद हो जाता, तो हम थोड़ा 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 करके छोड़ रहे हैं। बात समझ गए? कौन दुनिया का देश इस पर प्रेशर बनाएगा? लेकिन इसको भी युद्ध बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइलेंट वार। बात समझ में आया कि नहीं? समझ गए? ये देखिए पड़ोसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करता है, देखा कि अच्छा मेरा घर यहाँ पे है, मेरा और जो पड़ोसी उसका घर यहाँ मेरे ही रोड से होके जाता है, तो चुपचाप ही क्या करेगा? बाउंड्री कर देगा। बस काहे ले युद्ध करना है, बाउंड्री उठा के कर दिया, या अपने ठंडा हो जाएगा कि भैया गलती हो गया, थोड़ा सा रास्ता दीजिए, मैं ठीक है। होता ही नहीं होता है? यही चाइना का बुद्धि यहाँ लगा रहा है, साइलेंट वार। क्या कर लड़ने जाएंगे? जितना बोलना बोल लो, हम कल बाउंड्री कर देंगे उसमें। हाँ या नहीं? कुछ नहीं समझ में आता, यहाँ गड्ढा कर देता है बड़ा सा, इतना बड़ा कर देता है कि आदमी जंप करके भी नहीं आ सकता। आओ कैसे साइकिल मोटरसाइकिल, तुम हीरो बन रहा है ना, लाओ। अब मेरे ज़मीन पर मोटरसाइकिल रखेगा तो चार्ज जोड़ेंगे। कुछ नहीं करता, लड़ भी नहीं करता, चुप काम किया अपना। ब्रह्म वही चाइना हम लोग को डराता है, धमकाता है।
अच्छा, हम लोग यही काम पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। हम लोग भी तीनों नदियों पर पूरा चेक डैम बना दिया, पर पूरा चेक डैम बन गया, क्योंकि हमारे मतलब 5 नदियां भारत से पाकिस्तान में डायरेक्ट जाती है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी का 40% जितना इनकम आता है ना पाकिस्तान का, उसका 40% इनकम भारत से जाने वाली नदियों के कारण आता है। क्योंकि ये पूरा इस सिंचाई का क्षेत्र पाकिस्तान का एरिया है, जो ये है ना, जो भारत से सटा हुआ पूरा का पूरा खेती का एरिया, खूब खेती होता है, प्याज का खूब खेती होता है। हम लोग प्याज उसी से मंगाते थे। भारत में प्याज घटता था तो पाकिस्तान से प्याज आता है भारत। तो इसलिए भारत सरकार जब विवाद ज़्यादा हो जाता है तो बोलते हैं कि नदी में लगा दो, वहाँ चेक डैम बनाओ, पानी रोक दो उसको। खेती नहीं करेगा तो 40% अर्थव्यवस्था आपकी गड़बड़ा जाएगी, मतलब कमर टूट गया ना आपका। 40% इनकम अचानक घट जाना समझते हैं आप, पूरा देश गड़बड़ा जाएगा। इसलिए वहाँ सरकारें झुक जाती हैं। बात समझ गए? और जैसे हम लोग को झुका कौन देता है? चाइना। हम लोग भी उसको झुका रहे हैं, चेक डैम बना दे रहे हैं, पानी का धारा मोड़ दिया, जाओ नदी के धारे मोड़ दिया, बड़ा बड़ा डैम बना दिया और नदी का धारा मोड़ के डैम में कर दिया, जाओ पानी ही नहीं जाएगा, पूरा नदी सूख जाएगा। इसलिए हम लोग का जल संधि समझौता हुआ है कि पानी नहीं रोकना है। इस दुनिया में कोई भी देश, किसी भी देश में अगर कोई नदी आपके देश से जा रही है तो आप पानी नहीं रोक सकते हैं। इसके लिए एग्रीमेंट बनता है बाकी देशों के साथ। बात समझ गए? नहीं तो पानी कोई भी देश रोक देगा ना। कोई भी देश ये काम कर सकता है कि हम पानी नहीं देंगे आपको, जो कि गलत है। नदी, अब बताओ कोई पंछी उड़ के जा रहा है उसको रोक दोगे? कि चाइना का पंछी भारत में नहीं घुसेगा? नदी, पर्वत, पहाड़, पंछी, ये सब को नहीं रोका जा सकता है। ये सब के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। आदमी है उसको रोकिए ना, बाकी के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। ये सब कभी कहीं भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं। तो नदी को रोक नहीं सकते आप, ठीक है? ये सब के लिए कोई बाउंड्री और बंदगी नहीं रहती। मिट्टी क्या होता है? अच्छा, तो हमारा जो धरती बना हुआ है पृथ्वी में, एक सबसे ऊपरी सतह क्या होता है? मिट्टी का होता है। उसके बाद नीचे मिट्टी नहीं है। सबसे ऊपरी सतह कौन है? मिट्टी। देखो यहाँ लिखा है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे और मध्यम बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों के योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिट्टी कहते हैं। जो एकदम सबसे ऊपर है, पृथ्वी के सबसे ऊपर मिट्टी दिखेगा। और जब देखिएगा बोरिंग वोरिंग होता है तो कुछ लिमिट के बाद फिर मिट्टी आएगा ही नहीं, खाली पत्थर निकलेगा नीचे। इसका मतलब है उसके नीचे पत्थर है, फिर मिट्टी नहीं है। क्योंकि अगर नीचे मिट्टी रहेगा और फिर ऊपर पत्थर रहेगा फिर मिट्टी रहेगा तो धंस जाएगा। इसलिए बोलता है नीचे केवल पत्थर है, और कुछ लिमिट तक, कुछ लेयर तक। अब कुछ मतलब ये मत सोचेगा इतना ही होगा, बस एक अच्छा खासा लेयर तक वो मिट्टी है। देखिएगा जब कुआं निकलने लगता है तो एक लिमिट तक मिट्टी आएगा, उसके बाद फिर नीचे मिट्टी नहीं आएगा। बात समझ गए? पथरीला जगह होगा तो जल्दी पत्थर आ जाएगा, और पथरीला जगह नहीं हो तो थोड़ा डेप्थ में जाके पत्थर आएगा, लेकिन आएगा उसमें गहराई के साथ पत्थर आएगा। जैसे कोई पथरीला जगह, ये हजारीबाग का अगर कनरी क्षेत्र देखे तो पथरीला जगह है, तो वहाँ आपको जल्दी पत्थर मिल जाएगा, अब तुरंत पत्थर मिल जाएगा। और हम लोग गांव में जब कुआं करवाते थे तो एक लिमिट के बाद जाके जरूर पत्थर मिलता था, लोग तभी छोड़ता था खुदाई करना जब पत्थर आ जाता था। क्योंकि मिट्टी में पानी कहाँ से रहेगा? पानी कहाँ रहेगा? पत्थर में रहेगा। क्योंकि मिट्टी में तो पानी सूख जाएगा जी। इसलिए पत्थर वाला जगह में ही छोड़ देता था। जब कुएं में पत्थर मिल जाता था तो उसको छेदी से काट काट के जगह बना देता था। उसी में देखिएगा गर्मी में पानी स्टोर करके रहता है। बाकी तो पानी गर्मी में सूख जाएगा, जमीन में सूख जाएगा। जमीन इतना हीट रहता है कि पानी सोख देगा। तो पानी को वहाँ मेंटेन कौन करता है? पत्थर मेंटेन करता है, जो पानी को सोखता नहीं। इस बात को समझना है। अब मिट्टी कितने तरह की होती है ये सब जानते हैं? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, और शुष्क मृदा, और लवण मृदा, और पीटमय मृदा, और उसके बाद क्या है? वन मृदा। इतनी सारी मिट्टियाँ होती हैं। हम लोग खेती सबसे ज़्यादा किस में करते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलता है? सब जानते हैं जलोढ़ मिट्टी नदी के किनारे। नदी जब बरसात होता है तो बरसात में नदी जो बाढ़ के साथ मिट्टी लेकर आती है और पूरे क्षेत्र में फैला देती है, वो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है नहीं? इसलिए नदी का जो क्षेत्रीय इलाका होता है जो नदी से सटा हुआ है, तो बरसात में जब पूरा पानी आया तो पूरा भर गया, और जो मिट्टी फैला उसमें वो मिट्टी खाद का काम करता है। ठीक है? उसके नीचे ब्लैक मिट्टी वगैरह तो जानते हैं, काला मिट्टी कहाँ है, लाल मिट्टी कहाँ है, ठीक है, बालुई मिट्टी होता है। अच्छा, सारी मिट्टियों में अलग अलग फसल होते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है और इसे कैसे रोका जा सकता है? ये तो सब जानते हैं, जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं, और उसको कैसे रोका जा सकता है। तो चलिए देख लीजिए कारण। जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है, जनसंख्या बढ़ रहा है। लोग जन्म ज़्यादा ले रहे हैं और मर कम रहे हैं, तो जनसंख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा, शिक्षित ना होना भी जनसंख्या बढ़ने का कारण है। लोग अगर शिक्षित नहीं है तो भी जनसंख्या बढ़ रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं कि हम बच्चे को कैसे एजुकेशन देंगे। उसको पता नहीं कि हमारे ज़्यादा बच्चा करने से, हम अगर ज़्यादा बच्चा कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि देश को नुकसान होगा, देश की इकोनॉमी को लॉस होगा, नहीं पढ़े लिखे होने के कारण होता है। उसके बाद क्या है, बाल विवाह के कारण भी जनसंख्या बढ़ जाता है। जब तक उसको समझ आता है तब तक बचपना में 6-7 पहुँचाइए देता है। बात समझ गए? ये बाल विवाह बहुत कारण है।
लेकिन अगर आज के समय में अगर मेच्योर एज में लोग हो रहा है तो समझ रहा है ना उसको कि आज हमको फैमिली अगर बच्चा हम ज़्यादा रखेंगे उसको पढ़ाना पड़ेगा, कितना पैसा खर्च होगा, उसको समझ में आने लगा। पहले तो उसको समझ ही नहीं आया। आगे क्या है, अंधविश्वास भी दुनिया में बहुत खतरनाक कारण है कि लोग ऑपरेशन ही नहीं कराता है। अंधविश्वास फैला हुआ है, हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। अच्छा, कुछ एक और समस्या है, सामाजिक कुरीति इसको बोलते हैं। ऑपरेशन नहीं कराया, काहे भैया? बोले दो बेटा है, अगर कुछ हो गया तब तो तीसरा चांस रखेंगे ना भाई, रिस्क क्यों लेकर हम बंद कर देंगे? ऐसे ऐसे लोग हैं। तो बताइए, जनसंख्या अगर बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगा कि नहीं? अरे दो है, अब कोई कोई बोला नहीं चार रहेगा, तो चारों जब मरेंगे ना तो अर्थी उठाने के लिए चार बेटा चाहिए ना जी। तो चार बेटा रहेगा तब ना चारों अपना अपना कंधा पर अर्थी उठा देगा, तो चार अर्थी देने के लिए तो चार में जरूरी कि चार बेटा ही हो जाएगा। तो जनसंख्या बढ़ रहा है। तो ये सब कारण सरकार धीरे धीरे इसको ठीक कर रही है, और धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, और धीरे धीरे हर व्यक्ति अपने बच्चे की संख्या कम कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हम अगर बच्चे को सिर्फ जन्म दे देते हैं, उसको एक पढ़ाएंगे नहीं, अच्छा लाइफ नहीं देंगे, तो वो बच्चा आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो समझे खाली पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। इसीलिए जनसंख्या और जीवन प्रत्याशा भी बढ़ रही है अभी। पहले लोग कितना जीते थे एवरेज? एवरेज एक दो आदमी का छोड़ के, एक दो आदमी तो 110 पार कर देता था। लेकिन लगभग एवरेज जीवन जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिया है, इंग्लिश इसी का लिख दिया है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना था पहले? आप गलत हैं, पहले 37 साल था। अब आप लोग बोले ऐसे कैसे, मेरे यहाँ बूढ़ा आदमी तो 120 पार कर दिया। अरे रेयर केस में कोई कोई आदमी 120 पार करता था, लगभग लोग मरता था 37 साल में। एवरेज उसको बोलते हैं लाइफ, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसमें बीमारी का कोई इलाज नहीं था। हाँ या नहीं? अब हुआ है डायबिटीज और झाड़ फूक कर रहे हैं तो मरेगा ना आदमी, कितना दिन जिंदा रहेगा? तो उसके कारण हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, तो लगभग जनसंख्या देखिएगा, पता कीजिएगा तो 37 से 38 साल के एवरेज में चला जाता था। कुछ लोग टिक जाते थे जिनको कोई बीमारी नहीं हुआ, और नहीं तो लगभग लोग झाड़ फूक नाया ओझा में चल जाता था। काटा है सांप और उतार रहा है, इंजेक्शन देना छोड़ के झाड़ रहा है उसको, तो झाड़ने से सांप झड़ता है? मर गया। हाँ या नहीं? अब मर गया तो झाड़ने वाला बोलता है भूत का प्रकोप था। ले, उसका गलती से नहीं मरा, वो भूत का प्रकोप था, भूत यहाँ था, अब खस्सी काटो तबे उपाय है। ये स्थिति बहुत खराब थी, मतलब इसको बोलते हैं अंधविश्वास। ठीक है, अब धीरे धीरे लोग समझ गए कि सांप काटता है, कोई झाड़ फूक नहीं कराता है गाँव में, सब लोग भागते पहले इंजेक्शन दिलाओ यार, जान बचाओ इसको। बात समझ गए? इंजेक्शन जरूरी है, सरकार समझा रही है कि ये सांप काटे थे, ये इंजेक्शन कराइए। देखिए सरकार सरकारी अस्पताल में बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लगा रखी है कि अगर आपको कोई बीमारी होता है तो हॉस्पिटल्स में जाइए, डॉक्टर से मिलिए। तो अब क्या लगता है कितने लोग झाड़ फूक कराते हैं बुखार लगने के बाद? अब लगभग दवा ले ही लेता है। अब पहले तक क्या था, हम लोग बच्चे थे तो वही झाड़ फूक होता था कि कुछ तो हुआ है, तो चावल लेके एकदम ऊपर से नीचे उतार दिया, जब ठीक हो गया, और बच्चा फिर कल बीमार, और धीरे धीरे बीमारी फैल जाता था। तो बहुत सारे कारण थे कि जनसंख्या वृद्धि का, अब लोग समझने लगे। अब जनसंख्या वृद्धि को रोकने का क्या उपाय आप कर सकते हैं? तो पहला है कि शिक्षा, एजुकेशन दीजिए लोगों को। जब एजुकेट होगा ना सब ठीक हो जाएगा। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा देश है ना, वहाँ देखिएगा जनसंख्या बहुत कम है। अच्छा, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी देश होना खतरनाक है, मालूम कि नहीं? दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या एकदम कंट्रोल्ड है, एकदम कंट्रोल है। वहाँ की सरकार बोलती है जनसंख्या बढ़ाओ, अब वहाँ बढ़ा नहीं रहे लोग, कंट्रोल हो गया। वैसे भारत में भी होगा, देखेंगे ना, इतने लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, इतना समझदार हो जाएगा कि जनसंख्या नहीं बढ़ने देगा, मतलब बाले बच्चे नहीं करेंगे। इसे क्या नुकसान होगा बताओ? बाल बच्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब हंस रहे हो जी। बाल बच्चा होना जरूरी है कि नहीं है बताइए? जनसंख्या बढ़ाना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है, जनसंख्या होना चाहिए। यानी कम से कम चाइना क्या लाया था? वो सीपी लाया था। ओसीपी का मतलब वन चाइल्ड पॉलिसी। चाइना बोला कि हम एक बच्चा ही आपको करने देंगे, एक से ज़्यादा नहीं। एक से ज़्यादा बच्चा होगा तो कोई सरकारी सुविधा नहीं देंगे, पेनल्टी लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ था। लोग वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करने लगे, एक बच्चा आपको चाहिए। अब उसमें क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे, कुछ कपल्स ऐसे मिल गए, कुछ है ना, पति पत्नी ऐसे मिल गए जो बच्चा ही नहीं किया। बोला काहे कि नहीं करना है, अब एक करने से अच्छा नहीं करेंगे। अब इससे क्या होगा, जनसंख्या चाइना का थोड़ा नीचे गया। अब चाइना बोला नहीं, अब टू चाइल्ड पॉलिसी होगा, दो बच्चा आपको करना है, क्योंकि इतना बड़ा जनसंख्या में अगर सब लोग बच्चा नहीं करेगा तो जिस समय ये जनसंख्या बूढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए भारत को अभी क्या बोलता है सबसे नौजवान देश, तो मान लेते हैं अभी भारत में अगर 60 करोड़ युवा है, यंग पॉपुलेशन है, ठीक है, अब ये सब समझदार हो गया, पढ़ा लिखा आदमी हो गया, मानने लगा सरकार का बात, और जनसंख्या कम बढ़ा रहा है। तो जब ये 60 करोड़ बूढ़ा होगा तो देश को 60 करोड़ नया नौजवान चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि इतना बड़ा देश है, खिलाएंगे कहाँ से? खेती नहीं करेगा, कमाएगा नहीं, तो कहाँ से खाएगा ये देश? तो इसको तो यूज करना पड़ेगा ना। अब आप बोलिएगा कि नहीं, 60 करोड़ जो युवा है वो हटेगा, और अभी लोग बच्चा कम करेगा, यानी एक बच्चा कर रहा है सब,
तो 2 लोग मिलके एक बच्चा कर रहा है, इसका मतलब आगे जनरेशन में कितना बच्चा आएगा? 30 करोड़। अब क्या 30 करोड़ लोग कमा के 60 करोड़ का बोझ उठा पाएंगे? तो कैसे खिलाएंगे? दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसा स्थिति आ गया है कि पॉपुलेशन घट रहा है, वहाँ की सरकार चिंतित है, पॉपुलेशन बढ़ाने पर ध्यान दे रही है कि आप जितना बच्चा करोगे, बोलता है जितना बच्चा करोगे आपको इंसेंटिव देंगे। बात समझ गए? वहाँ क्या हुआ बता देते हैं, ठीक से समझिएगा। 2 कपल है, 2 पति पत्नी है, ए बी, ये दोनों पति पत्नी है, और सी और डी पति पत्नी है, ठीक है। ये 4 लोग अभी हैं, शादी विवाह अपना करके आराम से रह रहे हैं। हो सकता है इसमें से ए और बी बोला कि हम एक बच्चा करेंगे, तो एक बच्चा ही आया, मान लेते हैं चलो ई, एक बच्चा ये किया, ये बोलता हम करेंगे नहीं बच्चा, बच्चा ही नहीं करा, हम लोग अपना जीवन काट लेंगे, ठीक है। बाल बच्चे को देख रहे हो अभी क्या स्थिति हो रहा है, सो ज़्यादा पढ़ा लिखा समाज है और डेवलप कंट्री वाले लोग हैं, ज़्यादा डेवलप कंट्री वाले नहीं करता, बस बाल बच्चा वो कमाएंगे अपना ऐश करेंगे, बाल बच्चा को क्या करना जी, हटो सब झंझटें खत्म। अब बताइए कि आने वाले समय में जब इसका बुढ़ापा आएगा तो 4 लोग देश से मरेंगे, कितने लोग मरेंगे, और जुड़ेगा कितना? इसका मतलब क्या हो रहा है, जनसंख्या अचानक 33% कम हो जा रहा है। 1 साल के बाद जिस उम्र में है, मान लीजिए 32 साल के लोग हैं, तो जब 32 साल वाले, जिस समय ये लोग, एक जितना 32 साल वाले लोग होंगे उस देश में, 1 साल में मरेंगे 4, और जन्म कितना लिया है, 1, मतलब सीधा 33% डाउन जाएगा। अब बताइए, सोचिए ठीक है? समझ गए? 4 की जगह 1 हो जाएगा, तो अगर 1 लाख जनसंख्या है, सोतीजा 25,000 पहुंच जाएगा सर, 33,000 नहीं है, 75% लॉस कर जाएगा। अब बताइए खतरनाक है देश के लिए। और अगर ऐसे ही नीचे सोचने लगेगा तो देश में आदमी नहीं बचेगा। इसलिए जनसंख्या जरूरी है, बट एक लिमिट तक मेंटेन करने पर। भारत में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों का क्योंकि यहाँ जो हमारे पास स्पेस है, जगह है ना, जिसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व, पॉपुलेशन का डेंसिटी जो हमारे यहाँ है बहुत ख़राब स्थिति है। मतलब आने वाले समय में जिस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं और हमारे पास जगह की कमी है, ज़मीन कम है और जनसंख्या बढ़ रहा है, आने वाले समय में बाथरूम बनाने पर जगह नहीं मिलेगा किसी को। समझ गए? खेती कैसे होगी? सब आदमी घर तो बना लेगा, घर बना लेगा, कहीं न कहीं जुगाड़ कर लेगा, लेकिन खेती कहाँ करोगे? इतना बड़ा देश को खिलाने के लिए खेती भी तो करना होगा, कहाँ से करेंगे खेती? जो खेत था उसमें घर बना रहे हैं। जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, घर बनता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, घर बनता जा रहा है, देखते जाइए। हम लोग गाँव में अपने देखिए, अगर यही स्थिति 50 साल रहा तो क्या होगा? जनसंख्या बढ़ रहा है, घर बन रहा है, 50 साल 100 साल के बाद स्थिति ये हो जाएगी कि खेत नहीं बचेंगे। समझ गए? पहले कम घर हुआ करता, धीरे धीरे फैलता चला गया, एक आदमी अपना घर बनाता है, फिर दूसरा दूसरा दूसरा, तो आने वाले समय में पूरा देश में तो यही समस्या आ रही है। तो आने वाले समय में खाने को मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बोले पैसा खूब रहेगा, आने वाले समय में खाना नहीं मिलेगा। और खाना कितना महंगा हो समझ लीजिए। जब खाना कम रहेगा, प्रोडक्शन कम होगा, और जनसंख्या ज़्यादा रहेगा और पैसा खूब सबके पास रहेगा, तो सामान महंगा होगा कि सस्ता होगा? महंगा होगा। तो आप रेडी हो जाइए। बात समझ गए? आप लोग सुनते होंगे जो विदेश जाता है कि दूध कितना में, तो बोलता है कि 15,000 में दूध लेते हैं 1 लीटर। अब उसका वैल्यू, जो हमारा करेंसी का वैल्यू इंडिया के हिसाब से 15,000 है, बोलते हैं 1 लीटर 15,000 में दूध मिलता है, यानी पर डे 15,000 का दूध हम लोग खा रहे हैं। हाँ या नहीं? हमारे एक दोस्त हैं, बोलते हैं 1,35,000 का रेंट देते हैं। अरे दिमाग हिल गया, बोले कितना बड़ा रूम है, दिखाओ जी। दिखाता है छोटा सा कमरा है। तो बोला वहाँ उस करेंसी के हिसाब से कम है, लेकिन भारत में जब उसका वैल्यू लगाते हैं तो 1,35,000 रेंट होता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये स्थिति हो जाएगी। चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, जनसंख्या समझ गए। अच्छा, क्या क्या कार्यक्रम हो जाएगा? तो शिक्षा का प्रसार करिए, फैमिली प्लानिंग करवाइए, जिसके लिए सरकार खूब है ना प्रोग्राम चला रही है। विवाह की आयु में वृद्धि कीजिए, ताकि जब लड़का लड़की मैच्योर हो जाए तब शादी विवाह करे, तो वो लोग समझता है बच्चा लोग कि लड़का और लड़की दोनों कि हमको किस उम्र में अपने बच्चे को लाना है, और हम मैच्योर होंगे तभी लेकर आएंगे, और कितनी जनसंख्या रखनी है। बर्थ कंट्रोल करना पड़ेगा हमेशा, एक फिक्स कर दीजिए कि अब हम दो हमारे दो तो फिक्स किया हुआ है, लेकिन सरकार को कुछ ना कुछ इसके ऊपर भी एक्शन लेना होगा कि जो हम दो हमारे दो को फॉलो नहीं करेगा, जिसके 3 बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी सुविधा कुछ तो बनाना पड़ेगा। अब सवाल है जो कानून बनाने वाले हैं उन्हीं के 3 बच्चे होंगे, तो कानून कैसे बनेगा? है नहीं? सरकारी में बहुत सारे मंत्री ऐसे बैठे हैं जिनका 2 से ज़्यादा बच्चा है, अब नियम कैसे बनेगा? संसद में बैठा हुआ आदमी कितना है, लालू यादव देखिए जनसंख्या। अब ये कभी बनने देंगे? हाँ, कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकता या विधायक नहीं बन सकता, विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता, तो लालू यादव तो सबसे पहले खत्म हो जाएंगे। और ऐसे लालू यादव अकेले नहीं है, बहुत नेता है जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, बहुत सारे मंत्री है, बहुत सारे ऑफिसर जो हैं जो पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं, जो कानून बनाते हैं, आईएएस ऑफिसर, उनका 2 से ज़्यादा बच्चा है, 3 बच्चा उनका भी है, तो 3 बच्चा में तो उनका नौकरी इनवैलिड हो जाएगा। तो ये असंभव लगता है। बात समझ गए? असंभव लगता है, लेकिन सरकार अगर चाह ले तो 10 साल 5 साल में इसको अप्लाई कर सकती है। आगे क्या है?
सोशल सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, लोगों को समझाइए कि देखिए ज़्यादा बच्चे ठीक नहीं, समाज में आपको सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, कम बच्चे रहेंगे आप पढ़ा पाएंगे, उसको अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे, अच्छा एक एनवायरनमेंट दे पाएंगे। आगे क्या है, प्रेगनेंसी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम लेके आइए, ठीक है, लोगों को समझाइए कैसे। और उसके बाद एफर्ट्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कीजिए, जैसे जीवन स्तर ऊपर उठेगा ना, ऑटोमेटिक वो कंट्रोल हो जाएगा। बात समझ गए। और ये बड़ा खतरनाक है, हेल्थ केयर एंड इंटरटेनमेंट, समझते हो? नहीं, अब लोग सुधर गए हैं कम से कम, अब स्थिति ठीक हो गई है। क्या जी, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाइए, लोगों को स्वास्थ्य सेवा बढ़ाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा। इंटरटेनमेंट का साधन, पहले क्या होता था जी बताओ, ज़्यादा बच्चे होने के क्या कारण होते थे? अभी इंटरटेनमेंट का साधन है तो दिक्कत नहीं है, लोग अब फेसबुक व्हाट्सएप में भी इंगेज रह जाते हैं। पहले इंटरटेनमेंट का साधन नहीं होने से दिक्कत होता था, पॉपुलेशन क्या होता था, बढ़ जाता था। अब चलते हैं भारत का संविधान, इसको हम लोग अगले क्लास में ले, क्या भारत का संविधान को हम लोग अगले क्लास में ले लेंगे। हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे भारत के संविधान के बारे में, कब पास हुआ था, कब लागू हुआ भारत का संविधान।